यह है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक का जो समय है, ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी कही जाती है। इसमें भाषा का जो उपयोग किया गया इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। जो मुख्य कार्य किया गया फर्स्ट जनरेशन में वो है आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के बीच में जो कंप्यूटर बने वो है ENIAC, EDVAC, UNIVAC और EDSAC। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे और गति इनकी बहुत धीमी थी। इसके बाद आपका सेकंड जनरेशन आता है 1956 से लेकर 1963। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1963 ईस्वी के बीच में यह आपकी द्वितीय पीढ़ी या सेकंड जनरेशन कही जाती है कंप्यूटर की। इस पीढ़ी में मुख्य जो कार्य हुए वो वैक्यूम ट्यूब को इन्होंने हटा दिया। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। गति में थोड़ा वृद्धि हुई फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। आकार में थोड़ा छोटे हुए पहली पीढ़ी की अपेक्षा। आकार में छोटे और कम विद्युत का प्रयोग। बिजली कम खाते थे ये लोग इस पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी की अपेक्षा भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। भंडारण क्षमता में वृद्धि। इसमें मशीनी भाषा व असेंबली भाषा की जटिलता से बचने के लिए फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का प्रयोग किया गया। फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का प्रयोग। इसके बाद आपका थर्ड जनरेशन शुरू होता है, तीसरी पीढ़ी। यह है 1964 से लेके 1971 तक। उन्नीस सौ 1960 में जैक किल्बी ने 1960 चिपों का आविष्कार किया। जिसको हम
आईसी कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का प्रयोग कोबोल और फोरट्रान भाषा का ही प्रयोग इसमें भी किया गया है इस पीढ़ी में। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने ICL 2903, CDC 1700, PDP 1145। ये तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग कोबोल फोरट्रान भाषा का उपयोग किया गया और इसमें जो कंप्यूटर बने उनके नाम हैं ICL 2903, CDC 1700, PDP 1145। इसके जस्ट बाद आपका आता है चौथी पीढ़ी 1971 से 1986 तक। कहीं कहीं ये आपको 1971 से 89 तक मिलेगा। इसमें जो मुख्य कार्य हुआ वो आपका VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका पूरा नाम है। इस तकनीक के साथ साथ VLSI तकनीक के साथ साथ माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया। अब आप कहेंगे चिप की खोज हुई है, माइक्रो कहाँ से आया? माइक्रो उसकी स्पीड या स्पीड की क्षमता या उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए माइक्रो का यूज हुआ। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सेल फोन में जो पहले आपका सिम आता था वो माइक्रोचिप नहीं लगता था, बड़ा पूरा चिप लगता था। लेकिन जब वो माइक्रो से पहले जब वो सिम आया हुआ था तब इतना हमको नेटवर्क की असुविधा होती थी कि हम नेटवर्क ढूंढते थे चारों तरफ टहल टहल के। अलग अलग सेट हम लेते थे सेल फोन, तो ये पता करके लेते थे किसका जो है किस सेल फोन की कैपेसिटी कितनी है, टावर पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा हमारे लोकेशन से, उस हिसाब से हम सेट लेते थे हैंडसेट। लेकिन जब से आपका माइक्रो सिम आया छोटा वाला, तब से हमको कहीं भी, जबकि उपभोक्ता उसके यूजर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कई गुना बढ़ गए, लेकिन हमको नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत 1000 गुना बढ़ा दी गई। ठीक है, उसी तरह से आपका ये चिप की खोज हुई, उसको और स्पीड देने के लिए माइक्रोचिप का आविष्कार किया गया। ये आपके चौथी पीढ़ी में बना, जिससे कंप्यूटर के क्षेत्र में एक अद्भुत चमत्कार या क्रांति आई। इसके आने के बाद कंप्यूटर आकार में छोटे हो गए। छोटे होने से बिजली जो है कम खाने लगा, रख रखाव उसका सस्ता हो गया। जो हमको रखने के लिए 800 मीटर एरिया तक एयर कंडीशन कराना पड़ता था, वो हमारा कंप्यूटर अब नॉर्मल जो है टेम्परेचर में काम करने लगा। उसके बाद कीमत में कम हो गया, आम आदमी के लिए सुलभ हो गया।
हर आदमी उसको खरीद सकता है चौथी पीढ़ी के बाद, और इसकी गति जो है तीव्र हुई और विश्वसनीय हुआ। इस पे लोग विश्वास करने लगे, हाँ ये जो भी इसका रिजल्ट आया है वो सही आया है, और मेमोरी क्षमता इसकी कई गुना बढ़ा दी गई। ठीक है, फिर ये जो है कंप्यूटर के विकास का जाल फैल गया चारों तरफ, हर क्षेत्र में हर विभाग में कंप्यूटर लगने लगे और कार्य किए जाने लगे उससे। इसके बाद इस पीढ़ी में उन्नत जो भाषा, अधिक उन्नत भाषा का प्रयोग किया गया वो पास्कल और अल्गोल है। चौथी पीढ़ी के बाद आपका आता है पांचवी पीढ़ी, जो 1987 से लेके आज के दौर तक का माना जाता है। ये है इस पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल ब्रेन पे आधारित है। कृत्रिम बुद्धि ये जो है वास्तविक जानकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संकल्पना पर आधारित हो गया। ये अपने प्रयोग, आज की पीढ़ी की कंप्यूटर अपने यूजर से बात कर सकता है। इसका अगर उदाहरण हम देखना चाहें तो आपका रोबोट है, रोबोटिक कंप्यूटर। आज चाहे हम जिस क्षेत्र में काम करना चाहें, चाहे जिस क्षेत्र के लिए कंप्यूटर तैयार करना चाहें, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे नॉर्मल काम के लिए हो, उसका हम प्रोग्रामिंग करके कि किस क्षेत्र का हमको कंप्यूटर चाहिए, उसकी हम प्रोग्रामिंग करके वैसा हम रोबोट बना सकते हैं। उससे हम चाहे अपना दैनिक दिनचर्या का कार्य ले सकते हैं, चाहे पढ़ाई का कार्य ले सकते हैं, चाहे अपनी सुरक्षा का कार्य ले सकते हैं, चाहे बड़े बड़े फर्म हाउस में या फैक्ट्रियों में, कारपोरेशन में हम उससे लेबर का वर्क करा सकते हैं। उसके लिए हमको क्या जरूरी होता है कि उस क्षेत्र से संबंधित हमको उसमें प्रोग्रामिंग करानी होगी, तभी उस क्षेत्र का वो काम कर सकता है। ये है आपका पांचों पीढ़ी है कंप्यूटर की, जो आज के दौर का है। ये आपकी पांचवी पीढ़ी में आता है। इसमें कोई